न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। सोहना के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आपको बताएं कि एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी गई, वहीं छात्र छात्राओं को मेडल भी दिया गया। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति और खेल नीति की सराहना भी की। साथ ही अपने संबोधन में यह भी कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के युवाओं को रोजाना प्रशिक्षित करने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। करके सेमीकंडक्टर्स इंडिया में उधर हरियाणा में नई शराब नीति को लेकर एक तरफ सियासी सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। नई शराब नीति पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई ये है कि हरियाणा में अन्य राज्यों की अपेक्षा वैट की जो दरें हैं वो काफी कम है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि जेजेपी को मजबूत करने की तैयारी लगातार जारी है। हम पंचायत चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पूरी तौर पर तैयार हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि उनको जुलाई के अंदर स्टेट इलेक्टोरल रोल रिवाइज करने का समय लगेगा। मुझे लगता है अब उनके ऊपर ओनस है प्रदेश सरकार की ओर से। हरियाणा के अंदर अपने साथ लगते हुए राज्यों से बहुत कम आज वैट की दरें हैं। आप दिल्ली का पेट्रोल प्राइस, राजस्थान का पेट्रोल प्राइस उठाकर देखो तो हरियाणा उससे बहुत कम दाम पे दे रहा है। तो प्रधानमंत्री ने तो जब पहली बार सेंट्रल एक्साइज कम करी थी, हमने साथ में ही प्रदेश का वैट भी कम किया था कि 10 रुपए की राहत और 5 रुपए की राहत पेट्रोल डीजल पे आम जन को मिले। वहीं 15 मई जगाधरी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हां, हरियाणा के मुख्य सीएम मनोहर लाल 15 मई को जगाधरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल जहां अनाज मंडी में प्रगति रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ही तरफ आपको बताएं कि यमुनानगर जिले को करोड़ों की सौगात भी देने वाली है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस रैली के ऐतिहासिक होने का दावा भी किया है। मेरा मानना है कि ये प्रगति रैली आज तक की जितनी भी जनसभाएं यहाँ पे हुई रैली है उन सबका रिकॉर्ड दो, क्योंकि जब पिछली बार सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अनुसार इस प्रकार के कार्यक्रम किए थे और उन कार्यक्रमों में जो अनाउंसमेंट की गई थी, जो विकास के कार्य उन 5 साल में हुए थे, तो सभी लोग ये मानते हैं कि इतना बड़ा विकास कभी भी किसी भी सरकार के दौरान कभी भी इस निष्पक्षता के साथ और इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं हुआ। वहीं पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पाठ्यक्रम में बयान दिया था कि आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने का कलंक नहीं मिट सकता। इस बयान पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए सुरजेवाला पर जमकर निशाना साधा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इतिहास एक घटित हुई घटना है, ना कोई बयानबाजी इतिहास सबक देने के लिए होता है। उन्होंने कहा है कि रणदीप सुरजेवाला को हर बात से दिक्कत है, उन्हें वीर सावरकर से भी दिक्कत है। एक मिनट, जो इतिहास है इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इतिहास घटी हुई घटना है, ना कि कोई बयानबाजी है। अब सुरजेवाला जी मुझे ये बता दें कि जो विभाजन होया उस टाइम सरकार कौन सी थी, किसकी सरकार थी, किस सरकार ने उसको स्वीकार किया था? जिस सरकार ने स्वीकार किया उसी के जिम्मेदार लगेंगे। ये इतिहास है, लेकिन उसी इतिहास में ये बात भी तो पढ़ाई जा रही कि 562 रियासतों का विलय उस समय के गृह मंत्री, उस समय के उप प्रधानमंत्री ने किया और बिना खून का एक कतरा बहाए, जो कि दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है, तो उसकी तारीफ भी तो की गई। जो घटनाएं वो सच्ची होनी चाहिए और इतिहास सच्चा होना चाहिए। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है। अगर कहीं पहले हमारे से कोई गलती हुई तो आने वाली नस्ल को वैसी गलती ना हो, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास इसलिए होता है, ना कि किसी की प्रशंसा।
उधर अम्बाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने एक तरफ जहां जनता दरबार लगाया, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद कांग्रेस की पैदावार है। उन्होंने आगे कहा कि आज कश्मीर की जो समस्या है वो कांग्रेस की ही देन है। वहीं कांग्रेस के एक परिवार एक टिकट पॉलिसी पर भी जमकर तंज कसा। देश में आतंकवाद कांग्रेस की पैदावार है। ये कांग्रेस का जो फार्मूला था कश्मीर को अलग स्टेटस देने का, 370 बनाने का, ये उसकी पैदावार है। ये कोई बीजेपी के 2 साल के 5 साल के टाइम में नहीं हो गया। ये जो अनेकों वर्षों तक इन्होंने राज किया और जिस ढंग से इन्होंने राज किया, ये उसकी नतीजे ही। एक परिवार एक टिकट, अगर उसी परिवार का कोई बच्चा 5 साल लगातार पार्टी के लिए काम करेगा तो उस पर 2 पे भी विचार किया जा सकता है। वो गांधी परिवार को कंसेशन देने के लिए उन्होंने ये फार्मूला बनाया। उधर पंजाबी बाड़ा के लोगों में करीब 50 साल पुरानी सीवर लाइन को बदले जाने से खुशी का माहौल है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के पंजाबी बाड़ा एरिया में सीवरेज और पानी की लाइन डालने के काम की शुरुआत की है। आपको बताएं कि परिवहन मंत्री ने स्थानीय लोगों के हाथों नारियल तोड़वाकर काम को शुरू करवाया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मूलचंद शर्मा का आभार व्यक्त किया। वहीं परिवहन मंत्री ने स्थानीय लोगों को शहर में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाने का भरोसा दिलवाया। उन्होंने कहा है कि पंजाबी बाड़ा के बाद ब्राह्मणवाड़ा को भी नाली मुक्त किया जाएगा। पंजाबी बाड़ा बहुत लंबे समय से डिमांड थी और ये 55 साल से हालत है कि सीवर पानी बहुत बुरी हालत थी। आज 87 लाख का उद्घाटन का सीवर का और पानी की लाइन और पूरे बाड़े में गिरेंगे और जल्दी से जल्दी बारिश से पहले। सर, आपने आज एक और घोषणा की पंजाबी मुक्त नाली मुक्त पंजाबी बाड़ा, क्या पूरा शहर नाली मुक्त होने जा रहा है? मैं सारे धीरे धीरे जहाँ चल रहा है उसको नाली मुक्त करने जा रहे हैं। बल्लड़ विधानसभा को जहाँ बड़े बड़े सीवर डिस्पोजल बन गए वहाँ पर नाली मुक्त है। हरिद्वार देखिए आदत लगे इस बात हम नाली मुक्त पूरे शहर को करेंगे और पुराना बाड़ा है इसको नाली मुक्त करेंगे। ये लोगों का दिल है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में 10 से 14 मई तक जिला अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में 3 दिन पुलिस द्वारा काटे गए चालानों का निपटारा किया गया। वहीं चौथे दिन सभी केसों को निपटाया भी गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली लोक अदालत में गुरुग्राम के बैंकों संबंधित करीब 1000 मामले रखे गए, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। जजों की 3 अलग अलग बेंच ने केसों की सुनवाई की। किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए जजों के साथ अधिवक्ताओं को और पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी लगाई गई। अब आपको बताएं कि लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। ट्रैफिक चालान की लगाई, उसमें लोगों को हमने टोटल 20 से 22,000 मामलों को रखा है और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन अपना मामला निपटाना चाहता है और आता है तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास इन 20,000 मामलों के अलावा और भी जो ट्रैफिक चालान्स लेके आ रहे हैं, जो चाह रहे हैं उनको भुगता जाए, हम उन सबको आप नोटिस करिएगा। आपके बगल में यहाँ पे एक हमने हेल्प डेस्क लगाई है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गुड़गांव पुलिस। दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू अस। उनकी मदद से हमने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क ट्रैफिक चालान की लगाई है। उसमें लोगों को हर इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास मिसिंग है अपने चालान से संबंधित, वो दे के, और हमारे जितने भी आरएसओज हैं हमारे साथ, ये सब हमारे वॉलंटरी हेल्पर्स हैं। वो आज के दिन बिना किसी पेमेंट पे अपनी छुट्टी छोड़कर आज हमारी हेल्प करने आए हैं। वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स में भेज रहे हैं ताकि वो अपना चालान भुगत सकें। सर, जिन लोगों को लोक अदालत में जो ऑनलाइन चालान हुआ उनको पता नहीं है, इसलिए बहुत ये बड़ी मुहिम चलाई गई है। लोग जो भटक रहे थे, उनको चालान नहीं हो पा रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो आज आ रहे हैं यहाँ पे और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपना बढ़िया तरह से काम निपटा रहे हैं। हमने टोटल 20 से
IIT फरीदाबाद में चल रहे ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम में प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। इस आश्रम में करीब 64 बेसहारा बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था संचालक संस्था करती है। ये दावा संस्था के अध्यक्ष किशन लाल बजाज का है। वहीं आज हरियाणा मानवाधिकार आयोग की एक टीम वृद्धाश्रम पहुंची, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, साथ ही साथ यहां रह रहे बुजुर्गों से बातचीत भी की। वे संचालकों ने आयोग की टीम को अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। हमने नवजन मोर्चा समिति की इसमें हमने ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम चला रखा है और ये वृद्धाश्रम ने 2003 में चलाया था और हमें नॉलेज न होने के कारण हमने 1 साल अपनी जेब से आश्रम चलाया है और 2004 में हमारे पास जैसे जैसे हमारे को नॉलेज आने लग गई थी तो हमने पब्लिक से सामान मांगना चालू किया, पब्लिक से राशन मांगना चालू किया। कैसे चला? सरकारी मदद नहीं मिलती, हम पब्लिक में जाते हैं, रसीद कटवाते हैं, कोई 100 रुपए की रसीद कटवाता है, कोई 10 की कटवाता है, कोई 50 कटवाता है। उस तरीके से हमने आश्रम चला। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ साथ हरियाणा में बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लोड में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बढ़ते लोड के बीच बिजली चोरी की आशंका के चलते अंबाला बिजली विभाग द्वारा जिले भर में 800 जगहों पर छापेमारी की गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान के दौरान बिजली विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान 47 जगहों पर बिजली चोरी के मामले सामने आए। आपको बताएं कि 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। का एक तो मेन कारण ये है कि एक बार थोड़ा गर्मी काफ़ी एडवांस में हो गई है और एक अब्रप्टली काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है। इसके कारण डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और हो सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो कुछ ना कुछ गर्मी बढ़ी है तो लोग एसीज और कंजप्शन बढ़ जाती है तो लोग चोरी वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं। तो जिसके लिए हमने अभियान अभी कल भी चलाया था, जिसमें मैं अंबाला ज़िले में मेरे पास डाटा है जो उसके हिसाब से हमने 15 लाख की चोरी जो है एक दिन में पकड़ी है कल में, और अंबाला सिटी में हमने तकरीबन 5 लाख के आसपास की चोरी पकड़ी हुई है। उधर अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में बने अटल कैंसर केयर सेंटर की ओपीडी में अब तक सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवाया है। अटल कैंसर केयर सेंटर में हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश के मरीज भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इस अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाने के लिए 5 रुपए में ओपीडी कार्ड बनवाकर इलाज करवा सकते हैं। आपको बताएं कि 9 मई को सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयास से इस सेंटर का निर्णय लिया गया था। इसमें तो सारी सुविधाएं कैंसर के निदान के लिए जो अभी तक इजाद हुआ है, लीनियर एक्सेलेरेटर हमने लगाया है, ब्रेकोथेरेपी हमने लगाई है, रेडिएशन से ट्रीटमेंट का हमने इसमें लगाया है, सारी सुविधाएं हमने इसमें लगाई हैं और केवल एक पेट स्कैन जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्या कहना चाहोगे और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पर? मेरा नहीं, लोगों का भी मानना है कि कैंसर अस्पताल अंबाला और हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है अनिल विज की, जिससे पहले जो कैंसर के पेशेंट होते थे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी भी परिवार के सदस्य को हो जाए तो कैंसर से वो सदस्य ही नहीं पीड़ित होता बल्कि पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है। कैंसर अस्पताल के बनने से यहाँ पर हजारों लोगों का मुफ्त इलाज होगा और आसपास के प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। देख रहे हैं कि परसों उद्घाटन हुआ है, लगभग 250 आदमी पेशेंट कल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ओपीडी में थे। फ्री इलाज की फायदा होगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि मैं खुद कैंसर पीड़ित रहा हूं और लगभग 2 साल से मैं रोहतक पीजीआई चेक कराने जाता हूं और जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। अब मैं यहीं लोकल चेक कराऊंगा और मुझे बहुत बेनिफिट होगा। उधर गोहाना के बरोदा थाने के गांव में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी से रेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि 4 आरोपियों ने नाबालिग खिलाड़ी का उसके घर से अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस जल्द ही बाकी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
उधर फरीदाबाद की डबुआ मंडी में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां पार्किंग टिकट नहीं लेने से नाराज पार्किंग ठेकेदार ने एक मां बेटे पर हमला कर दिया। वहीं उनकी सरेआम जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित मां बेटे के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पीड़ित युवक का आरोप यह है कि पार्किंग की टिकट उसकी मां के पास थी, वो मंडी में अंदर जा रहा था, तभी पार्किंग चालकों ने उसे टिकट ना लेने का आरोप लगाकर पीटना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यहां पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी और मारपीट की जाती है। वे लोगों ने मांग की है कि इस पार्किंग को बंद किया जाए, मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गाड़ी करने आई थी मैं पालीगढ़ के लिए, मैंने पर्ची कटवा रखी है सर। मैंने पर्ची, मेरा पास थी, लड़का मेरा बाइक लेके आया, मेरे बाइक लड़के में चाटा मार दिया। मैं आई तो मेरे साथ में ये जुल्म किया उन्होंने। कौन थे वो? पर्ची काटने वाले बंदे हैं सारे। कितने बंदे थे? 10-15 बंदे हैं सर। उन्होंने ये ऐसे घसीट कर मारा सारी। उनको मैंने यही मारा, इन्होंने कुछ नहीं बोला किसी ने। केस नहीं होगा, आगे जाना है। मैं आगे तक जाऊंगी जब तक मेरा केस फाइनल नहीं होगा। मैं बहुमत में ज्यादा है, पैसे वाले महिला मंडल में जाऊंगी मैं। पेश हो जा, पेश होगी। पुलिस वाले पे मदद मांगने गई, पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना। मेरी यहाँ क्या कहते हैं पुलिस वाले यहीं थे, कुछ नहीं सुना, भाग गए गाड़ी लेके। यहाँ मसाखोर की भी 30-30 रुपए का पर्ची काटते हैं, पलदार के 20-20 रुपए की पर्ची काटते हैं। यहाँ इतनी को भी रफ्ता मार दिया था। कौन थे वो? कौन थे वहाँ पे? मैंने वही पता किया है, तो वहाँ पे मैंने अपने एसडीओ को भेजा था। एडी पुलिस अभी आई रही है, तो वहाँ पे पता चला है कि भाई कोई पर्ची काटते हैं मंडी के अंदर एंट्री की, तो उसके ऊपर पहले उसके लड़के से झगड़ा हुआ है, किसी लड़के का जो वहाँ पर्ची काटते हैं। बाद में उसकी मदर ने उसको बचाने के लिए तो उसके भी साथ में हाथापाई कर दी। जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर देंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी कानून के तहत जल्दी। उधर जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद कैथल के समाज सेवी संगठनों ने रोष जाहिर किया। प्रदर्शन करते हुए कैथल के पाइप चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर सराहनीय काम किया है, लेकिन जो पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित हैं उन्हें वापस घाटी में बसना चाहिए। उनकी सुरक्षा करने में भी चूक हो गई है। लोगों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी जाए, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। उधर कैथल जिले के कलायत इलाके में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। कलायत में शनिवार सुबह अनाज मंडी के आसपास 20,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर सेल्समैन से 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ बहादुरगढ़ ने उत्तराखंड के एक वांटेड इनामी बदमाश को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बताएं कि टीम ने आरोपी को पानीपत जिले के समालखा कस्बे से काबू किया है। 2008 में आरोपी ने हरिद्वार में एक महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 14 साल से फरार चल रहा था। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ के प्रमुख सतीश बालन से मदद मांगी थी, जिसके बाद एसटीएफ बहादुरगढ़ ने आरोपी को गिरफ्तार करके उत्तराखंड पुलिस को सौंप दिया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 2008 से हत्या के मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, उस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए महावीर नामक युवक जो हांसी हिसार का रहने वाला है और हाल फिलहाल समालखा रह रहा है, जो 2008 में अपने भाइयों के साथ मिलकर इसने अपनी बहन की सास व उसकी ननंद पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें सास की मृत्यु हो गई थी और ननंद है वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस मामले से ये अभी तक फरार चला हुआ था और उत्तराखंड पुलिस द्वारा इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। उसको हमने अपनी टीम गठित करके और समालखा से काबू किया है।
और आगामी कार्रवाई हेतु उत्तराखंड पुलिस के सुपुर्द किया है।